आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश की, जहां पे इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि हालात काबू में हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर पुलिस तैनात कर दी गई है। हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। खास तौर से प्रयागराज में इंटरनेट की सेवाएं खिदमत बंद कर दी गई हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 नाफिज कर दी गई है। सीएम आवास पर मुसलसल मीटिंगों का दौर चल रहा है ताकि कहीं कोई बात ना होने पाए। ये तमाम चीजें हैं और ये भी कह दिया गया है अफवाह न फैलाई जाए, लेकिन अतीक और अशरफ का कत्ल अफवाह नहीं है और ये खबर आम हो रही है। इसमें से कई सवाल सामने आए। मैं आपके सामने 13-14 सवाल पेश कर रहा हूं और सरकार क्या इसका जवाब देगी या इसका जवाब कौन देगा, लेकिन सवाल तो गर्दिश करेंगे। जवाब आज न सही तो कल जरूर मिलेगा, देना पड़ेगा। सवाल नंबर 1 है कि बगैर मजबूत सिक्योरिटी के क्यों मेडिकल जांच के लिए अतीक और अशरफ को ले जाया गया। यह बड़ा सवाल है। जब साबरमती से गाड़ी चली थी तो उनके साथ आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर फोर्स थी, आगे पीछे गाड़ियां थी, सब कुछ था। लेकिन जहां पर अतीक और अशरफ को ज्यादा खतरा था, जहां पे अतीक और अशरफ एमएलए और एमपी बने थे, जहां उनका घर था, वहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई, क्यों इतनी बड़ी चूक की गई। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर यह है कि मीडिया को कौन बार बार इत्तला दे रहा था कि अब अतीक को कहां ले जाया जा रहा है, कहां अतीक जाएंगे। यह बार बार खबर आ रही थी कि अभी कौशांबी की तरफ लेके जा रहे हैं और कहां लेके जा रहे हैं। सवाल यह है कि ये बार बार ऐसी इत्तलाएं क्यों मीडिया में दी जा रही थी। नंबर 2 सवाल। नंबर 3 सवाल कि अस्पताल के बाहर मीडिया बाइट का इंतजाम किसने किया। यह सवाल बड़ा अच्छा सवाल उठाया है प्रियंका गांधी के राजनैतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। उन्होंने कहा है कि अस्पताल के बाहर यह मीडिया बाइट का इंतजाम किसने कराया था, यह पता लगना बहुत जरूरी है और बहुत अहम है, क्योंकि अतीक और अशरफ ने तो इंतजाम किया ना होगा। और एक दिन पहले भी कुछ इसी तरीके की तस्वीर थी, क्योंकि रेकी इन शूटरों ने की है, जिन 3 शूटरों ने अतीक और अशरफ का मर्डर किया है। तो सवाल यह है कि एक खास मकाम का नज्म और खास मकाम का तयन किसने किया, किसने ये मीडिया बाइट का इंतजाम किया, किसने मीडिया को बुलाया। सवाल नंबर 4 कि 17 पुलिस एहलकार जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया है, वो मौके वारदात पर मौजूद थे। इनको किस लिए वहां पर तैनात किया गया था? इसीलिए ना कि अगर अतीक और अशरफ पर कुछ होता है तो ये कार्रवाई करें। लेकिन गोलियां चलती रहीं, 20 से ज्यादा राउंड की गोलियां चलाई गई, लेकिन ये 17 के 17 सिपाही वहां पे खड़े रहे, तमाशाई बने रहे। और जिस तरीके से उन्होंने पकड़ा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो उनको पकड़ नहीं रहे बल्कि कवर कर रहे हैं। नंबर 5 सवाल कि आईबी और एलआईयू कहां थे। बार बार जब अतीक अहमद ये कह रहे थे कि उन पर हमला हो सकता है, उनकी जान को खतरा है, बार बार वो ये कह रहे थे, मीडिया में खबर भी आ रही थी। सवाल ये है कि इसके बावजूद हमारा एलआईयू, हमारा आईबी ये सब सोता रहा, कोई इंटेलिजेंस नहीं, और अब मीटिंगें कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इनको कहीं से कोई इनपुट नहीं मिला, जबकि शूटर जो है वो बहुत मशहूर बताए जाते हैं, शूटर दूर दराज से आए थे, इसके बावजूद भनक नहीं लग सकी इनको। ये एक सवाल है, इसका जवाब कौन देगा। सवाल नंबर 6 अतीक और अशरफ को फौरन अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया। आपने देखा होगा कि जैसे ही गोली लगती है दोनों जमीन पर गिरते हैं, पहले अतीक को गोली मारी जाती है, उसके फौरन बाद जो है अशरफ पर गोली और ताबड़तोड़ गोली चलती है। लेकिन बगल में अस्पताल है, उनको फौरन जो है चाहिए था कि कोई अस्पताल लेकर भागता वहां पे जो सिक्योरिटी एहलकार हैं, लेकिन उनको वहां फौरन नहीं ले जाया गया। यह सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 7 यह है कि आखिर जब यह कहा जा रहा है कि शूटरों की पुरानी कोई दुश्मनी थी या फिर वो माफिया डॉन बनना चाहते थे, तो सवाल यह है कि उन्होंने मजहबी नारे क्यों लगाए, क्यों मजहबी नारे लगाए।
जेएसआर के नारे क्यों लगाए, ये एक बड़ा सवाल है। अगर वो माफिया डॉन बनना चाहते थे तो क्या मजहबी नारा लगा करके कोई माफिया डॉन बनेगा, या फिर किसी तरफ और इशारा है। नंबर 8, शूटरों ने रेकी कैसे की, कैसे शूटरों ने रेकी किया, और जो पत्रकार साथ में थे क्या उनमें से किसी ने नहीं पहचाना कि ये 4 कौन है, जबकि लोकल पत्रकारिता में एक दूसरे को लोग पहचानते रहते हैं कि कौन है, इसके बावजूद किसी ने न पहचाना न किसी ने जाना। नंबर 9 सवाल कि वहां इतने बड़े पैमाने पर गोली चली लेकिन सब तितर बितर मामला हो गया, ऐसा क्यों हो गया। सवाल नंबर 10, क्या यह आसमानी फैसला है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने फौरन यह बयान दिया कि यह जो फैसला है यह आसमानी फैसला है। यकीनन माफिया डॉन थे अतीक, 100 से ज्यादा उन पर मुकदमात थे। उमेश पाल के मामले में भी उन पर शक जाहिर किया गया था, हालांकि अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई कि जिसमें यह साबित हो सके कि यही असल गुनहगार हैं। वो गुनहगार थे, माफिया डॉन थे, लेकिन उसके लिए अदालत थी, केस चल रहा था। सवाल यह है कि क्या इसको आसमानी फैसला कहा जाएगा कि खुल्लम खुल्ला गोली मार दी जाए, ये क्यों कहा गया। सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 11, क्या अब भी योगी सरकार यह दावा करेगी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ठीक है। अगर अपोजिशन की बात करें तो समाजवादी पार्टी का यह दावा है कि उत्तर प्रदेश में हर 6 घंटे में एक मर्डर हो रहा है। बात अतीक और अशरफ की नहीं है, हर 6 घंटे में एक मर्डर हो रहा है। और अगर ऐसा है और जैसा कि नजर भी आ रहा है तो सवाल यह है कि फिर लॉ एंड ऑर्डर है कहां। ये कैसा दावा योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक है। मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि उमेश पाल का और उनके गार्डों का जो कत्ल हुआ था वो भी सरकार की कमी थी, सरकार की नाकामी है। कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों उमेश पाल को बड़ी सिक्योरिटी नहीं दी गई, यह सवाल था। सवाल नंबर 12, क्या ये जो पूरा माहौल बन गया है ये पुलवामा के मामले को दबाने के लिए है। क्योंकि सत्यपाल मलिक जो कि पूर्व जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं, उनका जो वीडियो सामने आया है, द वायर में जो इंटरव्यू सामने आया है, करण थापर ने जो इंटरव्यू लिया है, उसने इतना शोर मचाया है, इतने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या उन सवालों को दबाने के लिए यह कराया गया, ये लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल अपोजिशन की तरफ से भी है, लालू प्रसाद ने भी यही सवाल किया है, अखिलेश ने भी यही सवाल किया है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी यह सवाल उठाया है कि आखिर क्या इसलिए यह किया गया है। सवाल नंबर 13, क्या यह बलदियाती चुनाव के लिए किया गया है। क्योंकि अभी 4 मई और 11 मई को उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव होने हैं। तो क्या यह निकाय के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए किया गया है, या फिर सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 14, क्या बीजेपी को 2024 में हारने का डर सता रहा है। क्योंकि कर्नाटक से जो खबर आ रही वो यही कि हिंदुत्व कार्ड नहीं चल पाया है, वहां बीजेपी हार रही है। और 24 में भी अपोजिशन जिस तरीके से एक साथ आ रहा है, तो क्या 2024 का डर है कि 2024 में कैसे जीता जाए। और उत्तर प्रदेश चूंकि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है, तो क्या ये केंद्र का रास्ता बनाया जा रहा है जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। और जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये मजहबी इनकाउंटर है, ये मजहबी किलिंग है, ये टारगेटेड किलिंग है, ये सवाल नंबर 14 है। तो क्या इसलिए कि डर है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है लेकिन इसके बावजूद शायद बीजेपी हार रही, क्या इसलिए। सवाल नंबर 14 था। और भी सवाल है लेकिन क्या इनका जवाब कोई देगा, और दे या ना दे, सवाल अपनी जगह कायम रहते हैं। सवाल तो उठेंगे, और ये सवाल आप माफ कीजिएगा कोई अफवाह नहीं है। ये सवाल जो है वो सवाल ये है कि क्या जमहूरियत में ये सवाल कहीं स्टैंड करेंगे। इसके जांच भी होगी, और जैसा कि खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने जुडिशियल जांच के ऑर्डर दे दिए हैं,
जांच में क्या होगा? नहीं, अब तो मांग की जा रही है कि जो यूपी सरकार है उसकी जांच पर भरोसा न किया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सो मोटो ले। सवाल नंबर 15 कि क्या सुप्रीम कोर्ट सो मोटो लेगा? जबकि सुप्रीम कोर्ट में अतीक अहमद गए थे और कहा था कि हमारे जान को खतरा है, हमें जान बचाइए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर और इसकी जिम्मेदारी स्टेट की होती है। सवाल यह है कि रिमांड पर उनको लिया गया, पुलिस की कस्टडी में ये मर्डर होता है, तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सो मोटो लेगा? सवाल नंबर 15। सवाल का जवाब देखते हैं कैसे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया।